बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं और वो बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब डेफिनेशन अगर देखी जाए तो उन्होंने कहा है न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर से क्या मुराद है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये स्मॉल यूनिट्स होते हैं। जब स्मॉल यूनिट्स आपस में मिलते हैं लार्ज अमाउंट में तो वो एक पॉलीमर, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब न्यूक्लियोटाइड स्मॉल यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो जो वो लार्ज पॉलीमर बनाते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अगर देखा जाए तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट लिया जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल किए जाते हैं। या आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ये भी कह सकते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, उन लिविंग सेल्स के अंदर पाया जाता है और ये जिंदगी के लिए एक एसेंशियल मॉलिक्यूल होता है। अब जो न्यूक्लिक एसिड वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड है न्यूक्लाइन, उससे ये डिराइव किया गया है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं इसकी डिटेल हम नेक्स्ट आके पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर सिंपल मैं बात करूँ न्यूक्लिक एसिड की तो जैसे हमने प्रोटीन के बारे में देखा था कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। यानी अमाइनो एसिड्स जब हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो प्रोटीन बनाते हैं। तो स्मॉल यूनिट्स क्या थे? अमाइनो एसिड, और उन्होंने लार्ज मॉलिक्यूल बनाया, प्रोटीन बनाया। तो इसी तरीके से जो न्यूक्लिक एसिड है वो भी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर कैसे हुआ था, कैसे किसने किया था डिस्कवर, और किस चीज से किया था? तो सबसे पहले 1869 में न्यूक्लाइड डिस्कवर किया गया था पस सेल के अंदर। बेसिकली ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये हमारे जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेल का वैसे स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और सेंटर में न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो पस सेल होते हैं, पस सेल किसे कहते हैं? जो ऐसे सेल जैसे वो रेशे वाले सेल जो होते हैं। तो 1869 में उस पस सेल में डिस्कवर हुआ था। उसके बाद 1872 में फ्रेडरिक मिस्चर ने स्पर्म सेल्स में इसको डिस्कवर किया था और उसने इसे नाम दिया था न्यूक्लियन का। स्पर्म सेल्स कौन से होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिन्होंने आगे रिप्रोडक्शन करनी होती है। तो 1872 में फ्रेडरिक ने उन्हें स्पर्म सेल से डिस्कवर किया था और उन्हें न्यूक्लियन का नाम दिया था। किसे? न्यूक्लिक एसिड को। अब न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? कंपोनेंट्स मीन किस किस चीज से ये मिलके बना होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है? तो हमने पहले बात की कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। अब ये जो कंपोनेंट्स है न्यूक्लिक एसिड के, बेसिकली ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। और वो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलके बने होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर और फोस्फोरिक एसिड से। यहाँ हम इसे फोस्फेट ग्रुप भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, कि नाइट्रोजन बेसिस क्या होती है। तो दो तरह की नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, एक को हम कहते हैं प्यूरीन और एक को हम कहते हैं पायरिमिडीन। प्यूरीन जो होती है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और पायरिमिडीन जो होती है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों नाइट्रोजन बेसिस की टाइप्स हैं। अब प्यूरीन का डबल स्ट्रक्चर कैसे है कि यहाँ पे अगर प्यूरीन दो तरह की होती है, एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन में साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल होती है। अब हमने कहा कि प्यूरीन जो होती है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। डबल रिंग स्ट्रक्चर से मुराद है, अगर ये इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये है एडेनिन का स्ट्रक्चर, इसमें दो रिंग्स हैं। ठीक है, एक ये रिंग और एक ये रिंग। इसी तरीके से जो गुआनिन है उसमें भी दो रिंग्स पाई जाती हैं, तो इसलिए ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और लार्ज होते हैं साइज में। जबकि पायरिमिडीन की बात की जाए तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये देखिए, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, इन तीनों के अंदर स्ट्रक्चर में सिर्फ एक रिंग पाई जा रही है, एक बेंजीन रिंग पाई जा रही है, टाइप का बेंजीन रिंग नहीं बल्कि बेंजीन रिंग टाइप स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। तो प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और पायरिमिडीन सिंगल स्ट्रक्चर होता है। तो जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें ये नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं।
इसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स का, वो होती है शुगर। अब शुगर कौन सी होती है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर से मुराद है ऐसी शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन मौजूद हो। पेंटोज का मतलब होता है 5। ठीक है, तो ऐसी शुगर जो 5 कार्बन पे मुश्तमिल हो उसे पेंटोज शुगर कहते हैं। अब दो तरह की ये शुगर होती है, एक होती है राइबोस और एक होती है डीऑक्सी। जैसे ये सामने अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर में 5 कार्बन शुगर दिखाई गई है। अब इसमें अगर कार्बन की तादाद देखिए तो यहाँ से स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 कार्बन शुगर है और यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी ये 5 कार्बन शुगर है। अब एक होती है राइबोज और एक होती है डीऑक्सी राइबोज। अब दोनों में फर्क क्या होता है? जो राइबोज होती है इसमें कार्बन नंबर 2 के साथ OH ग्रुप अटैच होता है। लेकिन अगर डीऑक्सीराइबोस की बात करें तो इसमें कार्बन नंबर 2 के साथ जो राइबोस शुगर है उसके कार्बन नंबर 2 से अगर ऑक्सीजन को निकाल लिया जाए तो वो डीऑक्सीराइबोस बन जाती है। ठीक है, डी का मतलब है रिमूवल, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, राइबोस का मतलब राइबोस शुगर। यानी अगर हम इस राइबोस शुगर के सेकंड कार्बन से ओ ग्रुप को निकाल लें, ऑक्सीजन को निकाल लें, पीछे हाइड्रोजन बच जाएगा, तो इसको हम कह देंगे ये डीऑक्सीराइबोस है, यानी राइबोस से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया गया है। तो ये दो तरह की शुगर पाई जाती है हमारे न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड की टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का न्यूक्लिक एसिड है और उसमें कौन सी टाइप की शुगर पाई जाती है। वो न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड का तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है फोस्फेट ग्रुप। फोस्फेट ग्रुप में क्या होता है? फोस्फोरस मौजूद होता है उस सेंटर में। उस फोस्फोरस को चारों तरफ से ऑक्सीजन ने घेरा होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर देखें, दरमियान में सेंटर में फोस्फोरस है और बाकी चारों तरफ क्या है? 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो ये फोस्फेट ग्रुप भी हमारे न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा होता है, न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। तो न्यूक्लियोटाइड्स हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं और वो क्या बना देते हैं? न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं? नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, इन तीनों को मिला के कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। जैसे अगर ये हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है उसकी एक साइड पे बेस लगी होती है और जो कार्बन नंबर 4 है, सॉरी कार्बन नंबर 5 है, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इस तरह के न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलते हैं लार्ज अमाउंट में तो वो बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। दूसरी टर्म आती है न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड कहते हैं नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, इन दोनों को कलेक्टिवली मिला के कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसमें फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें देखा जाए तो कार्बन नंबर 1 के साथ बेस अटैच है और कार्बन नंबर 5 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद है? बेस मौजूद है और 5 कार्बन शुगर मौजूद है। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्लस 5 कार्बन शुगर प्लस बेस मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और इस तरह के स्ट्रक्चर आपस में मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब वो वाले बॉन्ड जो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मिला के न्यूक्लिक एसिड बनाता है। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स की। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होते हैं डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं डिफरेंस, देखते हैं कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस होता क्या है, इसकी कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये करैक्टरिस्टिक्स मैंने एक टेबल की फॉर्म में लिख दिए हैं ताकि अगर कंपैरिजन के हिसाब से भी क्वेश्चन आए तो इजीली अटेम्प्ट हो सके और कंपैरिजन के हिसाब से करने में थोड़ा समझने में भी आसानी होगी। अच्छा, बात करते हैं डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड की टाइप है। तो दोनों में ही शुगर भी मौजूद होगी, नाइट्रोजन बेसिस भी मौजूद होगी और फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद होगा। अब फर्क कहाँ पे आता है दोनों में? डीएनए क्या है और आरएनए क्या है? डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब अगर हम शुगर की बात करें तो दोनों में 5 कार्बन, जाहिर सी बात है न्यूक्लिक एसिड 5 कार्बन शुगर से मिलकर बना है तो दोनों में 5 कार्बन शुगर होती है। लेकिन डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सी राइबोस। और आरएनए में होती है राइबोस। तो नाम से अगर डीएनए का नाम देखें तो उसमें भी है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वहां से याद रखें कि अगर इसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड था तो इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर मौजूद होगी और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड तो इसमें राइबो शुगर मौजूद होगी। फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो डीएनए में भी फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है और आरएनए में भी फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेसिस, डीएनए में
प्यूरीन एडेनिन और गुआनिन पाई जाती है, और पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन पाई जाती है। आरएनए की बात करें तो आरएनए में प्यूरीन एडेनिन और गुआनिन पाई जाती है, लेकिन पायरिमिडीन साइटोसिन पाई जाती है और यूरासिल पाई जाती है। अगर देखा जाए तो डीएनए में थाइमिन होती है, लेकिन आरएनए में थाइमिन की बजाय यूरासिल पाई जाती है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो डीएनए एज कम्पेयर टू आरएनए ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, जबकि आरएनए जो होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। नेक्स्ट आता है लोकेशन की, कि डीएनए कहाँ पाए जाते हैं और आरएनए कहाँ पाए जाते हैं। जो डीएनए होता है ये ज्यादातर न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो सेल के अंदर सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस, उसमें पाया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। जबकि आरएनए की बात करें तो आरएनए ज्यादातर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। शेप की बात करें तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कुछ केसेस में डीएनए सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, जैसे कुछ वायरसेस के केस में। इसी तरीके से आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। अब सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड से क्या मुराद है वो आगे मैं डायग्राम में आपको बताती हूँ। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से क्या मुराद है? कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से मुराद है कि हमेशा यहाँ पे जो प्यूरीन है ये लार्ज बेस होती है, और जो पायरिमिडीन होती है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो प्यूरीन और एक पायरिमिडीन की बेस ये आपस में क्या करती हैं? बॉन्ड बनाती हैं, आपस में कनेक्ट होती हैं। जैसे हमने बात की ना कि डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। डबल स्ट्रैंड से मुराद है कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो हेलिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के आसपास क्या हो रहे हैं? कॉइल हो रहे हैं। और वो जो हेलिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के आसपास कॉइल हो रहे हैं ना, उन दो हेलिकल स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ने के लिए एक बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड क्या होता है? वो नाइट्रोजनस बेसिस आपस में जुड़ी होती है। अगर एक स्ट्रैंड की नाइट्रोजन बेस एडेनिन है, तो दूसरा एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगी? दूसरे स्ट्रैंड की थाइमिन के साथ। अगर एक स्ट्रैंड में गुआनिन है तो वो गुआनिन दूसरे स्ट्रैंड के साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर डबल स्ट्रैंडेड की सिंपल सी एग्जांपल लूं, तो जैसे जिप होती है, तो जिप को अगर हम खोलें तो वो दो अलग अलग पार्ट में बंद हो जाती है। अगर हम उसको जोड़ दें तो वो दोबारा से आपस में मिल जाती है। अब इससे अगर हिसाब लगाएं तो जिप के वो जो दो अलग अलग स्ट्रिप्स होती हैं, वो जो आपस में जुड़ी होती हैं, वो कह लें कि वो जो स्ट्रिप के अंदर वो जो दानेदार होते हैं जो एक दूसरे के अंदर धंसे होते हैं, कह लें वो नाइट्रोजनस बेसिस है। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर, जैसे अक्सर हेलिकल सीढ़ियां होती हैं, तो इस तरीके का कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। आरएनए की बात करें तो आरएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस एडिनिन यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाती है और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखिए, यहाँ पे डीएनए जो है हमने कहा था डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। डबल स्ट्रैंडेड से मुराद एक ये स्ट्रैंड आ रहा है और ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, दूसरा स्ट्रैंड बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से आके हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है और ये एक कह लें कॉइल सा स्ट्रक्चर बनाता है। अब इनके दरमियान में आपको शो हो रहा होगा येलो और ग्रीन, ऑरेंज और पिंक सा कलर, ये बेसिकली होती है नाइट्रोजनस बेसिस। जो इसके स्ट्रैंड के किनारे है ना, ये होते हैं फॉस्फेट ग्रुप के बने हुए, और जो इसके अंदर मौजूद होती है ये होती है नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस में जो येलो वाली है वो है गुआनिन और ग्रीन वाली है साइटोसिन। अब आप गौर करें, जहां जहां पे भी गुआनिन है उसने साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाया हुआ है, और जो थाइमिन है वो ऑरेंज है, एडेनिन है वो पिंक है। जहां जहां पे भी एडेनिन होगी वो हमेशा किसके साथ डीएनए में बॉन्ड बनाएगी? थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगी। इस तरीके से जो सिंगल स्ट्रैंड है वो नाइट्रोजनस बेसिस के जरिए से आपस में बॉन्ड बना के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है। अगर हम इसकी सिंपल सी डीएनए की मिसाल लें तो कह लें एक सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों का जो हैंडल है वो फॉस्फेट ग्रुप है, और उसके दरमियान में जो सीढ़ियों के स्टेप्स हैं वो क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक है। अगर आरएनए की बात करें, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखिए सिर्फ एक स्ट्रैंड है जो कॉइल हुआ हुआ है, और उसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस कोई चीज आके जो है वो अटैच नहीं हो रही। तो और यहाँ पे ये भी नोट करें कि थायमिन की जगह पे क्या मौजूद है? यूरासिल मौजूद है। उम्मीद है आपको इसका स्ट्रक्चर समझ डिफरेंस समझ आ गया होगा डीएनए और आरएनए में। अब हम बात करते हैं आरएनए की टाइप्स के बारे में। आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। अच्छा, आप एक और बात इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड कर सकते हैं कि डीएनए की मजीद आगे क्लासिफिकेशन नहीं होती, लेकिन आगे डीएनए आरएनए की मजीद 3 टाइप्स होती हैं। अब कौन कौन सी टाइप्स है आरएनए की? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए क्या होता है? मैसेंजर, वैसे मैसेंजर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो मैसेंजर आरएनए, इसका भी कुछ इसी तरीके का काम है। ये कहाँ पे पाया जाता है? हमारे सेल के
न्यूक्लियस में पाया जाता है, और तकरीबन जो हमारे आरएनए का 5 से 10% जो हिस्सा है वो मैसेंजर आरएनए बना रही होती है। अब इस मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, ये कोडिंग सीक्वेंस को न्यूक्लियस से राइबोसोम्स के पास लेके जाते हैं। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स हमारे सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज होती हैं। इन राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन करना, प्रोटीन को बनाना। तो अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है, हमारे न्यूक्लियस से कोडिंग सीक्वेंस क्या था, वो जो नाइट्रोजनस बेसिस का एक सीक्वेंस था, ठीक है, लेके जाता है कहाँ पे, राइबोसोम्स के बाद। या आप सिंपली कह सकें कि डीएनए अपने मैसेज को देता है मैसेंजर आरएनए को, किस फॉर्म में, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, ठीक है। डीएनए मैसेज देता है आरएनए को, मैसेंजर आरएनए को इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में। मैसेंजर आरएनए वो इंस्ट्रक्शन लेके जाता है किसके पास, राइबोसोम्स के पास, ताकि राइबोसोम्स क्या कर सके, प्रोटीन की तैयारी कर सकें। तो मैसेंजर आरएनए का सिंपल काम क्या है, मैसेज को न्यूक्लियस से राइबोसोम्स तक लेके जाना। दूसरी होती है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए नाम जाहिर कर रहा है, ट्रांसफर करना, लेके जाना किसी चीज को। तो ये पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और आरएनए का 10 से 15% हिस्सा बनाते हैं। अब हमने बात की कि जो मैसेंजर आरएनए थे वो मैसेज को लेके जा रहे थे न्यूक्लियस से राइबोसोम तक, ताकि वो राइबोसोम्स क्या बना सकें, प्रोटीन बना सके। अब वहां पे राइबोसोम्स को प्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन के यूनिट्स की भी तो जरूरत है ना। तो प्रोटीन के यूनिट्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स। अब वो अमाइनो एसिड्स कहाँ से आएंगे, वो अमाइनो एसिड्स लेके जाएंगे ये ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करेंगे, अमाइनो एसिड को इकट्ठा करेंगे और ले जाएंगे राइबोसोम के पास। राइबोसोम्स के पास जाके जो मैसेंजर आरएनए कोड लेके आया था, जो इंस्ट्रक्शन लेके आया था, ये ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को उसके साथ मैच करेंगे और किसकी सिंथेसिस कर देंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएंगे। नेक्स्ट आता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए नाम से जाहिर है किसमें पाए जाएंगे, राइबोसोम्स में, और तकरीबन आरएनए का 75 से 80% हिस्सा ये बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। कैसे कि मैसेंजर आरएनए इंस्ट्रक्शन को लेके आता है न्यूक्लियस से, या कह लें डीएनए से आपके राइबोसोम्स के पास। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, जब वो मैसेंजर आरएनए मैसेज को ले आता है राइबोसोम्स के बाद, ट्रांसफर आरएनए फिर आसपास से सारे अमीनो एसिड को इकट्ठा करता है, और जो इंस्ट्रक्शन मैसेंजर आरएनए लाया था उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ता है, और फिर राइबोसोमल आरएनए क्या कर देता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर देता है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स आती हैं, एक होती है ट्रांसक्रिप्शन और एक होती है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में देखा मैसेंजर आरएनए में कि वो न्यूक्लियस से मैसेज को लेके आ रहा था राइबोसोम्स के पास। कैसे, पहले डीएनए कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए में, फिर वो मैसेंजर आरएनए उस डीएनए की इंफॉर्मेशन को अपने साथ लेके आता है न्यूक्लियस तक। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और ये किसकी प्रेजेंस में बनता है, एक एंजाइम होता है जिसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करता है। दूसरी टर्म होती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है कि अब वो जो मैसेंजर आरएनए बन गया है डीएनए से, उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना किसकी प्रेजेंस में, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए बना था डीएनए से, वो मैसेंजर आरएनए जाता है राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स के पास जाके वो ट्रांसफर आरएनए की मदद जो है अमीनो एसिड इकट्ठे करता है, और वो मैसेंजर आरएनए की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक फिर क्या करते हैं, राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देते हैं। अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस कि न्यूक्लिक एसिड क्या-क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारी विरासती मालूमात होती है, जेनेटिक मालूमात होती हैं, हमारा न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, एक तो उसको स्टोर करता है और उसे अगली नस्ल में एक्सप्रेस करवाता है। ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन के जो विरासती मादा है, हेरिडिटरी मटेरियल है, उसे एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर करना, पेरेंट्स से बच्चों में, या ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में हमारा विरासती मादा आया, और विरासती मादा फिर हमारे पेरेंट्स से जो हम में आया, तो उसको ट्रांसफर करने में भी कौन इन्वॉल्व होता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। कैसे, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, आरएनए फिर जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। कुछ आरएनए जो होते हैं वो एंजाइम के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा सॉरी जैसे कुछ आरएनए जो है वो एंजाइम्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होते। और जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, अ, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, उन सब के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।